मनुष्य का संपूर्ण जीवन जो है ना वो कृषि पर निर्भर है। 2 वक्त की रोटी उसको कृषि से चाहिए, खेती से चाहिए, पानी खेती से चाहिए, श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन खेती से चाहिए। ये जो सॉइल है, सॉइल मिट्टी, ये मिट्टी इसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं मिट्टी, अंग्रेजी भाषा में इसको सॉइल कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में इसको हम धरती माँ बोलते हैं। ये माँ ही है जो संपूर्ण जीव जगत को पालती है और इंसान जो खेती करता है इस माँ की कोख में ही बीज बोता है। लेकिन पिछले 70 सालों से किसान के दिमाग में जो विषय भर दिए गए कि अच्छा बीज होगा तो अच्छी पैदावार होगी, अच्छे फर्टिलाइजर होंगे तो पैदावार अच्छी होगी, संतुलित उर्वरक देंगे तो अच्छी पैदावार होगी, और फसलों को 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। फसलों में रोग लगेंगे तो पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, फसलों में बीमारी लगेगी तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, फसलों में अगर खरपतवार होंगे तो हमको वीडीसाइड डालना पड़ेगा। और ऐसा करते 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 उन्नत खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान, यानी कि मैं जो खेती मेरी उन्नत थी, उन्नत व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था और किसान हमेशा प्रसन्न रहता था, सबसे अच्छा बिजनेस उसी का था। एक वक्त था जब किसान 20 कुंटल ज्वार पैदा करता था और ज्वार का रेट अगर 60 रुपये कुंटल भी था, उस समय सोना जो है 120 रुपये तोला था। तो एक किसान हर साल 5 तोला सोना, अपनी फसल बोझ के 5 तोला सोना या 1 किलो चांदी खरीद लेता था। तभी हम कहते थे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज की तारीख में क्या हुआ कि आज अगर एक किसान 1 तोला सोना भी खरीदना चाहे तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। तो पहले मेरी जो सॉइल थी वो सॉइल बहुत अच्छी थी। पैदावारी के हिसाब से देखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले जिस किसान के यहाँ जो है 5 कुंटल अनाज होता था, आज उसके यहाँ जो है 20 कुंटल अनाज होता है। अनाज की मात्रा यानी उपज की मात्रा 4 गुना 5 गुना अधिक हो गई। लेकिन जब आर्थिक नज़रिए से देखते हैं तो किसान के पास पैसे का अभाव है और कर्जदार है। तो एक समय था जब किसान कर्जदार नहीं था, देश का कोई भी किसान कर्जदार नहीं था। आज देश का हर किसान 80% किसान जो लघु सीमांत श्रेणी के हैं वो सारे के सारे किसान कर्जदार हैं। मित्र, मैं आप लोगों से अक्सर एक ही बात करता हूँ, मेरी बात को अगर तहे दिल से अंतःकरण से समझेंगे ना तो मैं कह रहा हूँ 2 साल के अंदर आपकी तकदीर बदल जाएगी। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि सारी टेक्नोलॉजी को भूल जाइए, नाना प्रकार के बेहतरीन से बेहतरीन कृषि यंत्रों को भूल जाइए, बैलेंस फर्टिलाइजर को भूल जाइए, पोषक तत्वों को भूल जाइए। केवल एक चीज़ देखिए कि ये माँ मेरी कैसी होनी चाहिए और कैसी हो गई। तो मैं अक्सर इस माँ की जब बात करता हूँ तो ये जो धरती माँ है, देखिए हमारा शरीर है, अगर मुझको दस्त लग जाए, वोमिटिंग हो जाए तो मेरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और धरती के साथ क्या किया हम लोगों ने, धान, गेहूँ, गन्ना, मतलब इन फसलों में रिस्क नहीं है ना, और दलहनी तिलहनी फसलों में रिस्क है, कभी मौसम के प्रभाव पड़ जाते हैं, ओले गिर जाते हैं, तो और इनका बाज़ार में मूल्य भी उपज के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। तो किसान आज देश का जिसके पास पानी है, अगर ट्यूबवेल का पानी है, नहर का पानी है, बोरिंग का पानी, अगर पानी मिल जाए तो फिर वो ज़मीन के नीचे का 400 फुट का, 500 फुट का, 250 फुट का पानी निकाल करके धान, गेहूँ, गन्ना ही बोएगा।
देश के वही किसान धान गेहूं गन्ना नहीं बोते जिनके पास छोटे किसान है, बोरिंग नहीं करा सकते हैं, नहर नहीं निकली है, अगल बगल जलाशय नहीं है, जिनको वर्षा आधारित खेती करना मजबूरी है, वही किसान केवल दलहन तिलहन बोते हैं। अदरवाइज हर किसान गन्ना बोना चाहता है, धान बोना चाहता है, गेहूं बोना चाहता है। और जानते हैं, धान गेहूं गन्ना बो करके मैं ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल निकाल करके माँ के शरीर में पानी की कमी करता चला जा रहा हूँ और वाटर की क्राइसिस होने वाली। नंबर 1। नंबर 2, इस माँ का जो असली खुराक है, इस माँ को मैं वो चीज़ नहीं देता हूँ जो इसको चाहिए, वो चीज़ देता हूँ जो इसको नहीं चाहिए। जैसे एक किसान अगर 1 हेक्टेयर में धान बोता है, फिर गेहूं बोता है या गन्ना बोता है, तो आप समझ लीजिए कि वो 1 हेक्टेयर में 6 या 7 बोरी DAP डालता है, 10 या 12 बोरी यूरिया डालता है, जिंक डालता है, सल्फर डालता है, फिर कोई बीमारी लगती है, खरपतवार के लिए दवाई डालता है, और ये सारी की सारी रसायन और इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, फंजीसाइड माँ को बीमार करते हैं। कैसे? इस मिट्टी में मित्र लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इस मिट्टी में केंचुआ रहता है, इस मिट्टी में दीमक रहता है, इस मिट्टी में गुबरैला रहता है, और बहुत सारे जीव जंतु इस मिट्टी में रहते हैं। और हमने पेस्टिसाइड डाल करके, रसायन डाल करके और ट्रैक्टर चला करके नीचे का पानी निकाल करके सॉइल में मॉइस्चर की कमी करके मैंने ज़मीन के जीवन को नष्ट कर दिया। माँ की जिंदा दिली को मैंने नष्ट कर दिया। अब ये माँ जब अस्वस्थ होती है, अनफर्टाइल होती है, ये माँ, तो मेरी मुश्किलें बढ़ती रहती हैं। मतलब आप अब माँ का हेल्थ अच्छा नहीं है, माँ के ऊपर जो आपने बीज बोया है, माँ उस गेहूं को, गन्ने को, धान को, आलू को, कपास को वो पोषण नहीं दे सकती जो पोषण उसको ज़रूरत है। तभी तो हमको रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत पड़ी। अगर इस माँ में कार्बन की मात्रा 1% से ज़्यादा है, कार्बन का है, ह्यूमस का है, जीवांश का है, अगर इस माँ में कार्बन या ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा है, तो माँ कहती है बेटा मुझे किसी भी पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बच्चों को जो मेरे ऊपर तूने फसल बोई मैं पाल लूँगी। अगर इस माँ में पॉजिटिव लाभदायक जीवाणु हैं तो फसल में रोग नहीं लगेगा। माँ कहेगी बेटा हम इनका मैनेजमेंट कर लेंगे। तो हम लोग जब हम कहते हैं इस सॉइल को हेल्दी करो। ये धरती मेरी माँ है और जिसकी माँ स्वस्थ है वो व्यक्ति स्वस्थ है। हमारे देश की जो भौगोलिक एरिया है और जो हमारे यहाँ देश का जो 14.5 करोड़ कल्टीवेटेड एरिया है जहाँ किसान खेती करता है, कई बार हम लोग ऐसी बात बोल देते हैं कि धरती माता की जय। धरती माता की जय का मतलब इस सॉइल की जय, क्योंकि सॉइल की जय होते ही, इस मिट्टी की जय होते ही आप ये जान लीजिएगा कि हमारी लगभग सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाती हैं। अब इस मिट्टी की जय कैसे करनी है? तो इस मिट्टी की जय करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ और मैं एक जब चीज़ कहता हूँ कि ये खेती जो है दर्शन शास्त्र का विषय, खेती आध्यात्म का विषय। तो बहुत सारे लोग तो बुद्धिजीवी लोग कहते हैं सचान साहब आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई क्यों गुमराह कर रहे हो किसानों को। यानी सत्य बताया जाए तो किसानों को गुमराह करना होगी। चलो हम गुमराह नहीं कर रहे, जो लोग गुमराह नहीं कर रहे थे उनसे किसान क्या सुखी है? यानी कि ये टेक्नोलॉजी, नाना प्रकार की जो साइंस है एग्रीकल्चर को लेकर के, अगर वो बहुत अच्छी है तो एक ही प्रश्न है, फिर देश का किसान सुसाइड क्यों करता है? फिर देश के किसान के ऊपर कर्जा क्यों? आप समझिएगा कि हम कहते हैं मेरा देश गांव का देश है, मेरा देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, मेरा जीवन कृषि पर आधारित है और कृषि करने वाला किसान आज कर्जदार है। और कृषि जहां की जा रही है प्रकृति की गोद में, वो प्रकृति की कोख या प्रकृति का परिवेश अगर खराब है तो जीवन में, आपके जीवन में खुशियां तो नहीं आने वाली।
तो मैं अक्सर कहता हूँ कि मनुष्य को जीवन में खुशियाँ चाहिए और खुशियों का खजाना जो है प्रकृति के पास है। तो प्रकृति को कैसे संपन्न किया जाए, तो जो खेती करते हैं उनके लिए भी और जो खेती नहीं करते उनके लिए। आज तो दो ग्रुप बट गए, एक ग्रुप खेती करता है, एक ग्रुप खेती करता नहीं है, और बट खाना वो खेती का ही खाता है। जो खेती नहीं करता उसको खेती के बारे में कोई परवाह नहीं। किसान जाने, किसान का काम जाने। ओला गिरे, पाला पड़े, सूखा पड़े, ले दे के हमको तो 1000 रुपये में जाएंगे तो 50 किलो गेहूँ ले आएंगे, हम तो 200 रुपये लेके जाएंगे सब्जी ले आएंगे। नहीं मित्र, खेती सबका विषय है। बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, खेती पर सबको सोचना पड़ेगा। और खेती का मतलब है प्रकृति के लिए सबको सोचना पड़ेगा, पानी के लिए सबको सोचना पड़ेगा, जंगल के लिए सबको सोचना पड़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए सबको सोचना पड़ेगा। और जो मेरे देश की बायोडाइवर्सिटी नष्ट होती जा रही है, न केचुआ है, न चिड़िया है, न मधुमक्खी है, न तितली है, न जानवर हैं, इनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो ये माँ, हम सोचें कि हम पेड़ नहीं लगाएंगे माँ को हेल्दी बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है। हम सोचें कि इसमें हम कार्बनिक पदार्थ नहीं डालेंगे माँ को हेल्दी बनाएंगे, संभव नहीं है। हम सोचें कि हम ज़मीन के नीचे का पानी लूटेंगे माँ को फर्टाइल बना देंगे, संभव नहीं है। माँ को फर्टाइल बनाने के लिए माँ के ऊपर अच्छे अच्छे वृक्षों का रोपण, वर्षा के पानी का संरक्षण, ज़मीन के नीचे से पानी ना निकालना और हानिकारक पेस्टिसाइड न डालना, जब हम ऐसा संकल्प लेते हैं तब माँ सुदृढ़ होती है। और हो सकता है कि किसी किसान को घाटा हो जाए, हो जाने दीजिए घाटा। आज इस साल घाटा सहेंगे, अगले साल घाटा सहेंगे, तीसरे साल मुझे घाटा नहीं होने वाला है, तीसरे साल मुझे फ़ायदा होगा ही होगा। क्योंकि जब प्रकृति माँ, धरती माँ की कोख उर्वर होगी तो निश्चित तौर पर मेरे जो खेती में लागत है वो लागत बचेगी, और जब लागत बचेगी तो मैं निश्चित फायदे में आऊँगा। नमस्कार।